देखिए अप्लाइड मैथ्स थर्ड में चैप्टर नंबर 19 द्विपद पॉइसन तथा प्रसामान्य बंटन चल रहा है और इसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रसामान्य बंटन देख रहे थे पिछले टर्न पे। और इसमें देख लिया था हमने कि ये जो एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π e⁻½ x-m ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। इसमें आपका m जो है वो मीन है, माध्य है, और सिग्मा आपका मानक विचलन है। ये अगर चीज़ें आपको दी हैं तो किसी पर्टिकुलर x पे कितना प्रायिकता निकलेगी, प्रायिकता बंटन क्या होगा, तो वो प्रायिकता बंटन आपका इस फॉर्मूले से दिया जाता है। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स और x कहाँ पे आ रहा है, x केवल यहाँ पे आ रहा है। फिर इसमें हमने क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट किया था कि आपका जो ये पोर्शन है x माइनस एम ओवर सिग्मा, ये चीज़ है, इसको जो है वो हम z पुट कर लें अगर, ठीक है ना। ये मानक एकक सेलेक्ट किया था, z हमने सेलेक्ट किया था, तो यही इक्वेशन कन्वर्ट होकर के शॉर्ट में इतनी हो जाएगी y इज इक्वल टू, अब देखिए x की जगह पे जब आप z इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो e⁻−z²/2, ये तो ये हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा 1/σ√2π, और अब हमारा जो फंक्शन है f(x) वो fz में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ देख ली थी हमने, कुछ हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर लिए थे जिसमें कि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके मानक अंक जैसे निकालने हैं बच्चों के, माध्य और विचलन दिया हुआ है, एम और सिग्मा दिया होता है, और बच्चे के नंबर जैसे मान लिया 100 आए तो, या 80 नंबर आए तो उसका z क्या बनेगा, या 70 नंबर आए तो उसका z क्या बनेगा, मतलब x से कैसे हम अपने जो वैल्यूज दी हैं उनको z में कैसे ले जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा एक अगला कदम बढ़ाएंगे। देखिए 2 क्लास और होनी है, आज हो जाएगी और एक कल हो जाएगी, और ये पार्ट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अगर देखिए मैंने कल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरह का आता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें और उससे पता लग जाएगा आपको किस चैप्टर से कितना ज़्यादा वेटेज है। तो प्रोबेबिलिटी से जो है 6-7 नंबर का ही आता है, और हो सकता है कि अगर 5 नंबर में यहीं से क्वेश्चन दे दिया आप, तो पूरी प्रोबेबिलिटी की मेहनत आपकी जो है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग जो है इसे छोड़ के चले जाते हैं और आएगा तो इससे 5 नंबर में ही आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए ये पार्ट जो 2 दिन का बचा हुआ है इसे ध्यान से कर लें। कोई चीज़ करें तो पूरी करें, ताकि कहीं से भी नंबर आ जाए तो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाएँ। अदरवाइज़ होगा ये कि आपने पता लगा प्रायिकता में इतनी मेहनत भी करी और केवल ये 2 दिन की क्लास छोड़ कर के चले गए, या 2 दिन का लेक्चर ये जो मटेरियल है छोड़ के चले गए, और पता लगा उसी से आपके नंबर जो है वो कम आ गए वहाँ पे। तो अब देखिए, अगर मान लिया सपोज करिए हम इनका इस y और x के बीच में और y या z के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो जो वक्र निकल के आता है उसे कहते हैं प्रसामान्य वक्र। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, नॉर्मल कर्व, ठीक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर नॉर्मल कर्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैसे अगर इस इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाए तो वो तो आना चाहिए आपका x और y के बीच में आना चाहिए, समझ रहे बात को आप, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका हो गया x से, और ये y, तो ये ग्राफ का नेचर इस तरह से आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, फेमस ग्राफ वो है जो आपका जब इसमें z पुट होकर के ये इक्वेशन जब आ गई है तो ये वाला ग्राफ जो है ज़्यादा फेमस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बजाय इसमें x और y के बीच में ग्राफ खींचने के, हम z और y के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो z और y के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसा होगा। ये आपने एक तो ये y की एक्सिस ले ली, एक आपने यहाँ पे ये बहुत ध्यान से बनाइएगा, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, आर्टिकल पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। ये आपका जो है ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। इधर लगा दीजिए आप एरो लगा के, और ये x इक्वल टू जो है वो आपका प्लस इनफाइनाइट है, और x नहीं सॉरी z हो गया। अब तो ये तो इसमें नीचे वाली इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो z इज इक्वल टू जो है प्लस इनफाइनाइट, और इधर की तरफ z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और एक कर्व जो है वो इस तरह से घंटे की आकृति का कर्व प्राप्त होता है, ये घंटा इस तरह का, और ये कर्व जो है वो z एक्सिस में मिलता नहीं है कहीं, बल्कि इनफाइनाइट पे मिलेगा जाके। जो एसिम्पटोट्स होते हैं ना, जैसे पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो कि मतलब कर्व मिलेगा नहीं, बल्कि ये माना जाएगा कि वो इनफाइनाइट पर मिल रहा है जा करके। तो ये इस तरह के घंटे के शेप का जो है ये जो कर्व प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं प्रसामान्य वक्र। आप जरा इसको बना लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी और चीजें बताता हूं मैं। देखिए इस वक्र के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए, कि इस कर्व का जो भी आपका माध्य निकलेगा, यानी कि मीन निकलेगा, एक मोड मीडियन होती है, मीडियन मतलब माध्यिका होती है, छोटी क्लास में निकाली जाती है ये,
किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की माध्यिका, और तीसरा बहुलक निकाला जाता है, यानी कि मोड। तो जो आपका नॉर्मल कर्व होता है, यानी कि ये वाला जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, इसका मीडियन, मोड और मीन तीनों के तीनों जो है वो सेम होते हैं। ये सारे के सारे सेम होते हैं, और ये जो इसका एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, इसी पे लाई करते हैं, इसकी एक्सिस पर जो है वो लाई करते हैं। और इसी वजह से सिमेट्री हुआ, इसी वजह से ये कर्व जो है वो हमारा सिमेट्रिकल कर्व हो जाता है। और सिमेट्रिकल कर्व होने की वजह से ही हम इसे प्रसामान्य वक्र यानी कि नॉर्मल कर्व बोलते हैं। बात को समझिए आप। जो भी हमारा प्रसामान्य वक्र आता है, ये अलग से हम एक आर्टिकल भी कराएंगे, प्रसामान्य बंटन के गुण पूछे जाते हैं, पेपर में आए हुए हैं ये 2 नंबर में। तो उसमें आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी मीडियन भी यहीं लाई करती है, मीन भी यहीं लाई करता है, और बहुलक भी इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई करता है। तो ये यानी कि ये जो है वो सिमेट्री, पूरा सिमेट्रिकल कर्व है। कहने का मतलब है इस सेंटर लाइन से जैसा ये कर्व इधर है, वैसा ही ये कर्व इधर की तरफ है। और यहाँ पर भी आप क्या बोलते हैं, इक्वेशन को भी अगर ट्रेस करेंगे तो वहां से भी आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएंगी। दूसरी ये बात है, ये आपके पास देखिए z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 इस तरफ, यानी कि जितना हम 1 इधर चले, जितना उतना ही 1 अगर हम इधर चलें, तो देखिए z इक्वल टू -1 से 1 के बीच में आप देखिए कर्व का 68.2% पार्ट जो है एरिया कवर कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम z इक्वल टू 2 और -2 के बीच में, यानी कि z इक्वल टू 2 इस तरफ और z इक्वल टू -2 इस तरफ, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखिए एरो बना दिया है ना z इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब है इधर की चीजें माइनस चल रही हैं, तो आप लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस ही माना जाएगा। तो +2 से -2 इस तरह से अगर आप देखें तो पूरे कर्व का नीचे का एरिया का 95.45% इसी में कवर हो जाता है। और अगर हम 3 और -3 के बीच का देख लें तो 99.93% पार्ट इसी के बीच में कवर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x लेते तो x को तो आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलाना पड़ता, लेकिन z लेने से क्या हो रहा है, z लेने से आपका 1 2 3 तक ज्यादा से ज्यादा चलेगा, 3 के बाद 4 तक नहीं पहुंचेगा, 3 पॉइंट समथिंग पे ही वो जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये इसकी एक और खासियत होती है कि ये वक्र ऐसा होता है जिसका मोस्टली जो एरिया है, मोस्टली जो पार्ट है, 99.93% जो है वो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, बाकी फिर बहुत कम होता है। और टोटल मिला के अगर आप देखिए तो टोटल इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक अगर हम देखें तो पूरा एरिया जो है इसका अगर 100% है तो उसका 99.93% पार्ट जो है वो -3 से +3 तक ही खत्म हो रहा है। ये इस एरिया के जो है कुछ खास बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आगे आपको जरूरत भी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर हम पहले सबसे पहले इसकी बात करें, y इज इक्वल टू एफ एक्स में एक्सप्रेशन दिया है, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू, और मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास सपोज ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, और इससे इसके बीच का एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर आपने इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़े हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस होते हैं, तो y इंटू डी एक्स अगर कर लें तो ये पतली सी स्ट्रिप जो है उसका एरिया निकल आता है। और इस स्ट्रिप के एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर लें जिस लिमिट से जिस लिमिट तक चाहिए, तो ये हमारा जो है वो एरिया हो जाता है किसी भी कर्व के नीचे। बस उस कर्व की इक्वेशन आपको यहाँ पे रख देनी होती है, और उस केस में हमारे पास जो है वो आपका उस कोटि मतलब x1 से और x1 लिमिट के बीच में एरिया आ जाएगा। कर्व कर्व तो हो गया होगा, साथ में x एक्सिस, और ये बाउंड्रीज आपको यहाँ पे लिमिट में लगानी पड़ेंगी, और आपको इसके नीचे का एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा। तो अब इक्वेशन वाइज ये होना क्या चाहिए आपका, ये होना ये चाहिए x1 टू x2, और फंक्शन की वैल्यू रख दें सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस m ओवर सिग्मा होल स्क्वायर और dx। देखिए ये dx तो आपका वही रहा है ना, ये dx तो वही रहा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन और लग गया, ये कर्व है, एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ये आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस तरह से आपका एरिया निकलेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। लेकिन हमें पता है कि हम जब भी नॉर्मल कर्व बनाते हैं इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड यूनिट में बात करा करते हैं, हम z में बात करा करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट x माइनस एम ओवर सिग्मा इज इक्वल टू z, ये मान लेते हैं।
तो देखिए इससे क्या होगा, एक तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx माइनस 0/सिग्मा इज इक्वल टू dz। ठीक है ना, कांस्टेंट तो वैसे ही लगा रहेगा, ये ऐसे लिख लो चाहे, 1/सिग्मा कांस्टेंट रहा है ना, और x का dx और m कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू m नहीं, dx इज इक्वल टू सिग्मा dz आ जाएगा, सिग्मा dz आ गया। उसके बाद देखिए इसी से निकालिए आप लिमिट्स अगर निकालेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, इधर थोड़ा-सा इधर बढ़ा के लिख देता हूँ। एट x इज़ इक्वल टू x1, इस लिमिट पे जब आप निकालोगे तो आपका z कितना बनेगा? तो z x1 माइनस m ओवर सिग्मा, ये वैल्यू बनेगी और इसको आप z1 मान लोगे। ठीक है ना? ये मान लिया ये z1 है, और शॉर्ट में मतलब लिखने के लिए। तो x1 पे आपका z जो है वो z1 हो गया जा करके। ऐसे ही आप इसमें ये निकाल लोगे एट x इक्वल टू x2, तो आपका x2 माइनस सिग्मा S2 माइनस m ओवर सिग्मा, ये आपका Z2 बनेगा। इसी फॉर्मूले के हिसाब से तो हम मानक अंक निकाले थे हमने, जो वैल्यूज़ निकाली थी। तो अगर हम ये सारे सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दें तो हमारा एरिया कितना बनेगा? तो देखिए हमारा एरिया बनेगा A इक्वल टू लिमिट्स आपकी x1 टू x2 की बजाय अब z1 टू z2 आ जाएंगी। ये देखिए हमने लिमिट जो है वो z1 टू z2 रख दी। थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये आपकी लिमिट्स z1 टू z2 बन जाएंगी, और आपका 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, और dx की जगह आपका कितना आ जाएगा? सिग्मा dz आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें से आप देखिए सिग्मा सिग्मा आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिलेशन जो आ जाएगा अब वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू z1 टू z2 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz। √2 1/√2 पाई जो है वो आप बाहर निकाल लो अगर, तो ये जो आपके पास एरिया आ जाएगा, ये आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 पाई बाहर, और अंदर जो बचेगा इंटीग्रल z1 टू z2 e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz। ये आपके पास एरिया निकल के आता है। अब आप सोचोगे ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके लिए हम एक फेमस टेबल आती है, टी टेबल कहते हैं उसे। ठीक है ना? टी टेबल, और उसी के बेस पे आपको जो है ये एरिया फाइंड आउट कर लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि लिमिट के हिसाब से जो है वो आपको वैल्यूज दी होती हैं कितने से कितने तक, तो उसमें कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ आपको जैसे लॉग सीखते हैं तो उसके नियम सीखते हैं, है ना? कोई और चीज़ सीखते हैं, डिफरेंशिएशन सीखते हैं तो उसके फॉर्मूले सीखते हैं। ऐसे ही आपको अब जो ये टेबल टी टेबल आएगी, इसमें आपको कैसे-कैसे एरिया को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कह दिया गया आपको कि ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये निकालो कितना है। तो कैसे आप उस टेबल से फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप सीख लेंगे तो आपको टी टेबल की हेल्प से एरिया निकालना है, ना कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, साथ ही मैं एक बात और बता दूँ आपको, टी टेबल में जो वैल्यूज़ दी हैं, आप देखिए जो हमारा मैंने अभी बताया था आपका कि लगभग 3 तक जब हम गए थे, z इज़ इक्वल टू 3 से -3 से 3 तक गए थे, तो उस केस में जो है वो आपका मोस्टली 99.99% पार्ट कवर हो गया था। तो इसलिए ये टेबल भी जो आपकी है 0 से 3.5, 0 से 3.9 या 3.5, इसी रेंज तक बस ज़्यादा से ज़्यादा देती है वैल्यू, क्योंकि उसी तक आपका सारा काम हो जाता है। कहने का मतलब है आप चाहे जितना बड़ा नंबर लेके आओ, x चाहे जितना बड़ा लेके आ जाओ, जब आप उसे z में कन्वर्ट करोगे तो वो नंबर आपका 0 से 3.5-4 के बीच में ही आएगा, और उसी के हिसाब से इस टी टेबल से उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। तो अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ये डिनोट तो कर रहा है, इस इंटीग्रल से डिनोट तो कर दिया, लेकिन हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसे टेबल से कैसे पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं और फिर कैसे उसका एरिया पढ़ते हैं, वही मेन चीज़ है जो आज हमें यहाँ पे करनी है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टी टेबल से क्षेत्रफल निकालने के संबंध में नियम। कौन कौन से रूल्स चलते हैं अगर आपको टी टेबल से प्रसामान्य वक्र के नीचे का एरिया अगर निकालना है, तो कौन कौन से नियम चलते हैं, इस बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये आपका x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, इधर आपका x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका प्रसामान्य वक्र है। ठीक है ना? ये आप इसको ध्यान रखिए, सब चीज़ें इसी में समझाई जाएंगी आपको। समझना इससे है और देखना टेबल से है। मैंने पिछले टर्म भी कहा था टेबल जो है वो बुक में दी हुई है, तो अगर आप कब दिन उसमें जब मैं इसको समझाना शुरू करूँगा तो आप उसको फिर बुक से देख सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको टाइम पे। देखिए पहला रूल जो यहाँ पे है समझिए उसको। पहला रूल ये है कि इस कर्व में
आपको जो जीरो, ये जो सममिति अक्ष है यानी कि y की अक्ष जो है ये सिमेट्रिकल कर्व है, इसका मतलब आपका जीरो से इनफाइनाइट तक अगर आप देखें और जीरो से माइनस इनफाइनाइट, जीरो से प्लस इनफाइनाइट, तो बिल्कुल ये कर्व आधा आधा बटा होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है आपने इस x को तो z में कन्वर्ट कर लिया था, ये आपका तो z और y के बीच में ये ग्राफ है, और इसमें जो है वो आप ये देखिए कि जीरो से आप अगर z इज इक्वल टू इनफाइनाइट से तक जाएं और z इज इक्वल टू जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये टोटल एरिया जो है जो कि 1 होता है, तो इसलिए आधा आधा बांट दो तो 0.5 इधर रह जाएगा और 0.5 उधर रह जाएगा। तो पहला लॉ ये है कि अगर हम z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से अगर सीधे स्टार्ट करें और z इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक के बीच एरिया अगर निकालें, एरिया इज इक्वल टू, तो ये पूरा 1 होता है। दूसरा देखिए आप कर्व जो है y एक्सिस के वक्र जो है y अक्ष के अबाउट सममित है, के सापेक्ष सममित है, होता है, ये भी एक नियम है। तो इस वजह से मैं तीसरा पॉइंट ये बना सकता हूं कि z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से z इज इक्वल टू जीरो के बीच, ठीक है ना, अगर हम एरिया निकालें तो ये 0.5 होगा क्योंकि ये 1 का आधा 0.5, तथा अगर हम z इज इक्वल टू जीरो से z इज इक्वल टू इनफाइनाइट के बीच का एरिया निकालें तो ये भी आपका 0.5 होता है। तो कहने का मतलब ये है कभी भी आपको इधर का कर्व की वैल्यूज निकालनी हो तो उन्हें हमेशा पॉजिटिव में कर लिया जाता है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये है कि अगर z इज इक्वल टू इनफाइनाइट को z इज इक्वल टू, या बल्कि ऐसे लिखिए कि यदि z1 नेगेटिव है, यदि z1 नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव लेकर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कहने का कि अगर आपको सपोज करिए इसमें ये z1 यहाँ दिया है, कहने का मतलब है आपको कहा जा रहा है माइनस z1 से जीरो तक का एरिया निकालो, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए जो टी टेबल बनी है वो टी टेबल जो है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनी है, मतलब जीरो से उधर के लिए, और उधर भी कितना 3.99, बस जीरो से 3.99 तक के लिए बनी है, क्योंकि मोस्टली एरिया उसी में कवर हो जाएगा, 99.99% कर्व एरिया उसी के अंदर कवर हो जाता है। बाकी बचा 1 है वो आपका इनफाइनाइट तक जाना है, तो इसलिए ज्यादातर वैल्यूज जो हैं वो 0 से 3.99 तक ही लाई करती हैं। तो अगर आपको माइनस z1 से 0 तक का एरिया चाहिए तो हम इधर से नहीं निकालेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0 से z1। देखिए अगर हम 0 से z1 यहाँ पर भी देखें आकर के, तो 0 से z1 का एरिया वही निकलेगा जो आपका जो है इधर 0 से माइनस z1 से 0 था। तो इसलिए कभी भी आपको नेगेटिव एरिया अगर निकालना हो, नेगेटिव पोर्शन का एरिया निकालना हो, तो तुरंत उसे पॉजिटिव पोर्शन में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड आउट कर लिया जाता है, क्योंकि आप माइनस में ढूंढोगे वैल्यू वहां नहीं दिखाई देगी आपको, और जब इसका यूज कहीं होना है तो आप उसी तरह से यूज करो कि उसी के संबंध में, यही कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से जो है हम ये रूल्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए आप कि कभी भी माइनस है तो उसे पॉजिटिव लेकर के एरिया जो है वो टी टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। पांचवा रूल क्या है, अगर आपको x में वैल्यूज दी हैं, अगर x में वैल्यूज दी हैं तो पहले आप क्या करेंगे, वो x माइनस एम अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू z से z1 व z2 निकालेंगे, ठीक है ना, तब जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये तो हम क्वेश्चंस इसके ऊपर कर भी चुके हैं कि अगर आपको जैसे मान लिया सपोज करिए x में वैल्यूज दे दें, तो ये कर्व तो z के लिए बनाए हैं, टेबल भी टी टेबल z के लिए ही बनी है, वो x के लिए नहीं बनी है। तो अगर आपको कभी भी जो है वो x में वैल्यूज दी, लिमिट आपको x1 टू x2 दे दी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें x1 डालो तो z1 आ जाएगा, इसमें x2 डालो तो z2 आ जाएगा, और उस केस में तब आप उससे तब आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट करोगे इस टेबल को। तो टी टेबल हमेशा ध्यान रखिए तभी यूज होगी जब आपका वैल्यूज जो है वो z की फॉर्म में दी हो। देखिए सिक्स्थ रूल जो आ रहा है हमारे पास, वो सिक्स्थ रूल इस बात पे आ रहा है कि टी टेबल को देखते कैसे हैं। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे लॉग टेबल साइन टेबल वगैरह देखी जाती हैं, उससे भी आसान तरीका यहाँ पर है आपके पास। तो आप इसको समझने की कोशिश करें और आपको तुरंत जो है वो ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए मान लिया सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है कि जीरो से आपको और z इज इक्वल टू 1.45 है, ठीक है ना, इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, जीरो से
z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.45 के बीच का क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं टी टेबल, और यहाँ पर भी मैंने जो है वो टी टेबल बनाने की कोशिश करी है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ता है, z की वैल्यूज जो है वो इधर लेफ्ट साइड में दी होती हैं, और उसके बाद 0.0, 0.1 ऐसे करके 1.4, ठीक है ना, 1.9 ऐसे करके ये वैल्यूज जो हैं वो आगे चलती हैं। और 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 दिया है, ये पॉइंट की दूसरी डिजिट दी है। जैसे एक तो पॉइंट की डिजिट यहाँ पे चला ही रहे हैं, और पॉइंट की जो दूसरी डिजिट है वो आपकी 0 से इतने तक हो गई जा करके। अब जैसे मान लिया सपोज करिए आपको 1.45 ढूंढना है, तो 1.45 आप ढूंढोगे तो z की वैल्यू जो है देखिए आप जो है 1.45 चलते 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 1 आया, 1.4 आया, तो 1.4 के आगे चलने लगोगे आप, और 5 वाले टेबल में जा करके वहां पे, और 1.4 के आगे जो भी नंबर उठा लगा हुआ है वो जो है वहां से उठा लोगे। अच्छा, नंबर जो हैं वो दिए हैं 4 डिजिट में दिए हैं, आप अपनी बुक में टेबल में देखिए, मैं यहाँ से देख के बताता हूँ। 1.4 पे 5 के आगे जो लिखा है नंबर वो आपका लिखा है 4265, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो आपका 4265 लिखा है, तो यहाँ पे 4265 लिखा है, तो आप जो है इसके आगे डेसिमल अपने आप लगाओगे, तो ये जो इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4265, ये एरिया हो जाएगा। देखिए ये आपका टेबल जो है वो 3.4 और 9 पे जाकर के वहां पे इसकी 0.5 वैल्यू होने लगती है, यहीं से इसकी 5000 ऐसे लिखा हुआ है, कहने का मतलब है वो 0.5 वहीं पे होने लगता है। आपको मालूम है 0 से प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो पूरा का पूरा तो मैक्सिमम 0.5 ही तो होना है, तो इसलिए ये जो 4265 लिखा है इसके आगे पॉइंट अपने आप लगाना पड़ेगा, टेबल्स में पॉइंट नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस टेबल के थ्रू जो है कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। जैसे आपको 0.79 कह दिया तो 0.7 आप यहाँ से ढूंढोगे, ठीक है ना, फिर उसके आगे का 9 के लिए यहाँ पे आओगे और ये वाली वैल्यू आपका एरिया का आंसर हो जाएगी। मुझे क्लियर करिए, इस तरह से टी टेबल देखना आ रहा है, आप अपनी बुक में 2 मिनट के लिए पलट के देख लीजिए, पीछे दी हुई है, और अगर इस पे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यूज नहीं दी है उसकी टी टेबल की, तो आप टी टेबल डिमांड करेंगे पेपर में, टी टेबल आपको तब दी जाएगी। पॉइंट लवकुश क्या करें, 0.8 को कैसे देखेंगे, तो आप देखिए, ये देखिए 0.8 को 0.8 यहाँ 9.9 से ऊपर होगा, 0.8 को 0 पे देख लो, ये है 0.81 होगा तो यहाँ से देख लो, 0.82 होगा तो यहाँ से, जीरो वाला भी एक कॉलम बनाया हुआ है ना, लवकुश -2.4 को। अब देखो अगर मान लिया सपोज करिए -2.4 है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2.4 इस तरफ है ना, तो हम क्या करेंगे 0 टू -2.4 को 0 टू +2.4 में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई अगर आप यहाँ से देखो, अंदाजा लगाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस चलता है, 0 से -2.4 का मतलब 0 से +2.4 ही होगा। आपको तो एरिया से मतलब है, उसमें प्लस माइनस एरिया में को तो होता नहीं है, वो तो ऊपर की तरफ ही है, तो इसलिए हम अगर -2.4 से 0 तक जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये इज इक्वल टू होगा 0 से +2.4 तक, और 0 से +2.4 वो आपका जो है वो आपको अपनी टेबल से दिख जाएगा। 0 से 2.4, तो 2 ये देखिए यहाँ पे 1.9 के बाद 2 आएगा, 2.4 2.4, तो 2.4 का 0 पे देख लोगे यहाँ पे आकर के। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी की पूरी टेबल बनी है, मैं फिर से ये बात इसके अंदर समझा दूं कि ये हमारी जो टी टेबल बनी है ये आपकी जो है वो 0 से प्लस इनफाइनाइट, बल्कि 0 से प्लस इनफाइनाइट तो कहने के लिए है, ये आपकी टेबल जो है वो 3.49 या 3.99 मैक्सिमम तक जाती है। आपकी बुक में जो दी है वो तो 3.49 तक दी हुई है बस, और 3.49 पे ही जाके आपका 5000 ये इतना होने लगता है, तो इसलिए ऊपर 0 से ही स्टार्ट है, माइनस से तो टेबल ही नहीं है। तो जब आपकी टेबल जो है वो माइनस में है ही नहीं, आपकी टेबल जब 0 से पॉजिटिव की तरफ है, तो आपको जितने भी इधर वाले एरिया हैं वो उधर ला करके बात करनी पड़ेगी आपको। ये इसको करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो उससे रिलेटेड क्या केसेस होते हैं वो हम अब देख लेते हैं, तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टी टेबल से विभिन्न परिस्थितियों में क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो पहली परिस्थिति देखते हैं, आपके पास सपोज करिए सिचुएशन दी है इस तरह की कि भाई जरूरी थोड़ा ना है कि आपको 0 से ही बार बार निकालने के लिए देगा, वो कहेगा Z1 से Z2 के बीच में निकालो जरा एरिया कितना है। तो अब देखिए Z1 से Z2 के बीच में कैसे एरिया निकलेगा, हमें मालूम है कि टेबल जो है वो एक तो
दो खासियतें हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए चलती है और दूसरी बात जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है हमेशा। एरिया जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होकर मिलता है। तो अगर मैं मान लिया सपोज इस केस फर्स्ट में लेता हूं कि Z1 Z2 जो है वो हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, Z1 Z2 दोनों पॉजिटिव हैं और Z1 लेस देन Z2 है। ऐसे केस में आपको अगर Z1 से Z2 के बीच का एरिया चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो देखिए Z1 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल ये इज इक्वल टू होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है मैं लिख के दिखा रहा हूं, आगे से मैं समझाता चला जाऊंगा केवल, ठीक है ना। Z1 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले 0 से Z2 निकाल लें यानी कि पूरा आ जाएगा, फिर 0 से Z1 निकालो तो यानी कि बीच का आ जाएगा, उसके बाद पूरे में से ये वाला लेस कर देंगे तो बचा हुआ वो आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 से Z1 के बीच क्षेत्रफल माइनस, सॉरी 0 से Z2, ये बड़ा होगा ना, 0 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल माइनस 0 से Z1 के बीच का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर दीजिए। अब 0 से Z1, 0 से कर लिया आपने और पॉजिटिव तो है ही, तो यानी कि अब टेबल से वैल्यू देख लो, टेबल से आप इसकी वैल्यू देख के यहाँ लिख दोगे, माइनस टेबल से इसकी वैल्यू देख के यहाँ लिख दोगे, पॉइंट में आएंगी और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा ये आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। टेबल से देखना मैंने आपको अभी बता ही रखा है। अब आप ये मुझे बताइए, कुछ क्लियर हो रहा है दिमाग में कि किस सिचुएशन में? मैं अभी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन समझा दूंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ इस तरह से कैलकुलेट कर जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, उससे ही ज्यादा देखा जाएगा। इन फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िए कि कोई ऐसा फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा कि जिससे ये बता दे, वो कॉमन सेंस से ही पता लगेगा आपको। 0 से Z2 का निकालो पूरा आ जाएगा, माइनस 0 से Z1 का कर दो, आपके पास Z1 से Z2 के बीच का एरिया आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं हम। केस सेकंड है हमारे पास, Z1 Z2 दोनों नेगेटिव हैं यानी कि साइड है, और Z1 लेस देन Z2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कि Z1 छोटा है Z2 बड़ा है। तो अब आपके पास क्या समस्या है, Z1 से Z2 के बीच का अगर आपको एरिया चाहिए तो देखिए ये वाला एरिया फाइंड आउट करना तो हमें टेबल में पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनकी सिमेट्री उधर ले जाएंगे। ये Z1 पे है तो ये Z1 इधर आ जाएगा पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 0 से ये जो माइनस Z2 है ये भी आपका पहुंचेगा तो इधर पहुंचेगा। अब एक तरह से अगर मैं इधर के ये एरिया फाइंड आउट कर लूं तो ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि हमारा कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि पहले जो है वो सीधे 0 से Z1 यानी कि ये निकालो, देख देख उसमें रहे नेगेटिव साइड में लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव साइड का हम। तो 0 से Z2 निकालो तो पूरा आ जाएगा ये वाला, यानी कि इधर पूरा आ गया, और 0 से Z1 निकालो यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि इधर का आ जाएगा, और फिर उसमें से बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि पिछला जो केस पड़ा वही आएगा, लेकिन बस कहना दूसरी बात है। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे Z2 से Z1 के बीच में, देखिए कहा ये जाएगा छोटे से बड़े, Z2 से Z1 के बीच का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए यानी कि ये वाला चाहिए, डिमांड में आपका ये ब्लैक वाला है लेकिन निकलेगा ये रेड वाले से, तो आपका हो जाएगा 0 से माइनस Z2 नहीं, 0 से प्लस Z2, 0 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल माइनस 0 से Z1 के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आप माइनस कर दोगे, आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड एरिया Z2 से Z1 निकल जाएगा, यानी कि Z2 से Z1 का एरिया इज इक्वल टू Z1 से Z2 के एरिया के बराबर होगा। केस थर्ड देखिए हमारे पास है, Z1 नेगेटिव है यानी कि इस साइड है, और Z2 हमारा पॉजिटिव है यानी कि उस साइड है, और आपको Z1 से Z2 के बीच का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये एरिया और ये एरिया दोनों जुड़ेंगे ना। अब इसमें से 0 से Z2 तो निकाल सकते हो आप, लेकिन 0 से Z1 के लिए टेबल नहीं है, तो आप 0 से Z1 को भी उधर ही ले जाके सॉल्व करेंगे हम। तो ये इतना कॉमन ट्रेंड है कि अब आप देखिए, अगर हम इसमें कहें Z1 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल, तो ये इज इक्वल टू होगा आपका, कितना होगा, अब आपने देख लिया ना जुड़ेंगे, तो 0 से Z1, अब Z1 लेफ्ट में आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली राइट में ही टेबल से निकलेगा, 0 से Z1 के बीच का क्षेत्रफल और प्लस होगा 0 से Z2 के बीच का क्षेत्रफल। आपने देख लिया कि 0 से Z1 और 0 से Z2 जुड़ेंगे, और 0 से Z2 तो ठीक है टेबल से डायरेक्ट दिख जाएगा, लेकिन 0 से Z1 माइनस का थोड़ा ना देख सकते हैं, वो तो प्लस का ही देखेंगे, तो प्लस प्लस ही रखा हमने वहां पे, और बीच में ये प्लस जो है वो आपको सोचना है डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है किसी को तो वो डायग्राम जरूर बनाए, उसी के हेल्प से देख के वो पता करे कि क्या क्या जोड़ना है या घटाना है। देखिए केस फोर्थ आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से Z1 के बीच का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि आपको माइनस इनफाइनाइट, एक एंड तो आपका ओपन कर दिया माइनस इनफाइनाइट से, अब आपको किसी नंबर तक आना है। तो अब इसमें केस बनते हैं कि वो आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है
और वो नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि Z1 आपका पॉजिटिव है और Z1 आपका नेगेटिव है। इसके केस में जो डायग्राम बनेगा मैं बना देता हूँ। देखिए इसमें ऐसे बनेगा, Z1 पॉजिटिव मतलब Z1 इधर है और माइनस इनफाइनाइट यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और इस केस में क्या है, Z1 अगर नेगेटिव हो गया तो उस केस में आपको कर्व में माइनस इनफाइनाइट से लेकर और ये Z1 हो गया यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका जो है वो माइनस इनफाइनाइट से Z1 तक का एरिया इज इक्वल टू होगा जाकर के माइनस इनफाइनाइट से 0 तक कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद प्लस 0 से Z तक कर लो, Z1 तक कर लो। ये दो एरिया अगर निकाल दें तो हमारे पास टोटल कर दें, देखिए जुड़ेंगे दोनों। अब माइनस इनफाइनाइट से 0 सबको पता है ये 0.5 होता है, क्योंकि कर्व में इधर उधर टोटल मिला के 1 होता है और एक आधा हिस्सा ले लिया पूरा हमने तो 0.5 हो गया। और इसमें हम ये वाली चीज टेबल से देख के ऐड कर देंगे 0 से Z1 तक। समझ रहे बात? इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें माइनस इनफाइनाइट से Z1 और वो भी नेगेटिव है, अब आप देखिए यहाँ पे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें से क्या करना पड़ेगा, इस 0 से Z1 तक का एरिया ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर हम देखें माइनस इनफाइनाइट से Z1 तक का एरिया इज इक्वल टू निकालना है तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो आना ही पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो आना ही पड़ेगा और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0 से माइनस Z1 तक तो जा नहीं सकते, टेबल ही नहीं बनी हमारी, तो 0 से Z1 तक जाना पड़ेगा और तब ये माइनस करके जो है वो ये वाला आपका तो 0.5 हो ही गया, माइनस 0 से Z1 तक का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये टेबल से दिख जाएगा और आपको इस तरह से ये एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए केस नंबर 5 आ रहा है हमारे पास, Z1 से इनफाइनाइट के बीच का क्षेत्रफल, और उसमें भी केस बनेंगे आपके Z1 पॉजिटिव है या Z1 नेगेटिव है। Z1 पॉजिटिव है तो ये ऐसा केस बनेगा आपका कि Z1 पॉजिटिव है ये यानी कि यहाँ और उससे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और अगर Z1 नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके पास केस ये बनता है कि ये Z1 नेगेटिव हो गया यहाँ पे और उससे प्लस इनफाइनाइट यानी कि ये आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले दिमाग लगा लीजिए इसमें से क्या होगा, ये कम है घटेगा, ठीक है ना, 0 से इनफाइनाइट निकाल सकते हो और 0 से Z1 निकाल सकते हो तो दोनों में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 0 से इनफाइनाइट ये और ये एक्स्ट्रा में है जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा घटेगा ये डायग्राम से ही पता लग जाता है सीधे सीधे, आपका फिर एक्सप्रेशन निकालने में आसानी हो जाती है। तो अगर Z1 से इनफाइनाइट के बीच का क्षेत्रफल अगर निकालना है, पूरा नहीं लिख रहा मैं अब, तो ये इज इक्वल टू होगा 0 से इनफाइनाइट चले जाओ, ठीक है ना, माइनस उसमें से 0 से Z1 का कर दो। ये तो आपको 0 से इनफाइनाइट आपको पता है, प्लस इनफाइनाइट तक कितना होता है 0.5 माइनस 0 से Z1, ये आप जो है वो टेबल से देख लोगे, टी टेबल से देख के पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए Z1 से इनफाइनाइट, Z1 से प्लस इनफाइनाइट के बीच अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, देखिए दोनों जुड़ेंगे ना, तो एक 0 से इनफाइनाइट तक तो हो ही गया, 0 से इनफाइनाइट तक ये हो गया, प्लस 0 से अब इधर आने की बजाय आपको उधर ही लेना पड़ेगा क्योंकि टेबल हमारी पॉजिटिव के लिए है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक एंड प्लस आपका 0 से Z1 तक, ये एरिया जो है वो आप दोनों ऐड कर लोगे। 0 से इनफाइनाइट आपको पता ही है 0.5 है और प्लस 0 से Z1 ये आप टी टेबल से देख लोगे और ये आपका इस तरह से टोटल आंसर पता लग जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कॉमन सेंस अगर लगा लिया जाए तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं, अदरवाइज आप उसको देखते रहेंगे आपको कभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो कॉमन सेंस प्लस ये ट्रिक लिखने की कि क्या सोचना है और फिर लिखना कैसे है, दोनों चीजें मिला करके तब इस चीज को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं, अदरवाइज आप ऐसे देखते रहोगे बुक में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता रहेगा। देखिए कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए आपके पास कि केस नंबर 6 में माइनस Z1 से प्लस Z1 के बीच निकालना है, यानी कि आपका जितना इधर है उतना ही इधर है और आपको ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए 0 से Z1 निकालो और वही तो इतना भी होगा, तो आप दो बार क्यों टेबल देखोगे, आप सीधे डबल कर लो उसका, तो ये हो जाएगा माइनस Z1 से Z1 के बीच अगर निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस Z1 से 0 निकालो, ठीक है ना, और एक आप इसमें जोड़ दो कौन सा 0 से Z1 तक। लेकिन आप जानते हो माइनस Z1 से 0 तो होएगा ही नहीं क्योंकि ये तो टेबल में आपका पॉजिटिव के लिए बनी है, तो इसको भी 0 से Z1 ही उसी के बराबर होगा, तो 0 से Z1 तक प्लस 0 से Z1 तक, यानी कि आपका कितना हो गया 2 इंटू 0 से Z1 तक। तो आपको केवल एक बार ही उसमें देखना है और उसका डबल कर लेना है,
आपको -z1 से z1 के बीच में मिल जाएगा। और अगर अलग-अलग नंबर है तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले केस में अगर आपके पास अलग-अलग नंबर जैसे z1 ये z2 होता तो आप 0 से z2 अलग निकालते, ठीक है ना? और ये भी 0 से -z1 थोड़ा ना निकाल सकते हैं, 0 से z1 निकालते और इन दोनों को फिर क्या करोगे? देखो एरिया जुड़ रहे हैं तो प्लस कर दोगे। इस तरह से आपका आ जाएगा। और अब मैं जब आप इतना समझ गए हैं, अब आप जो है वो एक एग्जांपल जो है वो बुक से करेंगे। आपको डिफरेंट केसेस में एरिया निकालने के लिए बताया गया है। इसको आप अगर इसके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएँगे। बिल्कुल एकदम फ्री फ्लो में आ जाएँगे आपके। बुक में एग्जांपल नंबर 4 दिया है कि निम्न स्थितियों में प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए होमवर्क है। आप इसे जो है वो करें पूरे, क्योंकि यहाँ पे कराने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको क्वेश्चन लिखवाएँ, फिर उसके बाद एरिया दिखवाएँ और आप इसको देखिएगा आज। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल हम क्लास में इसमें से 1-2 पार्ट करा भी देंगे और कल कुछ और चीज़ें हम कंप्लीट करके और कल आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद।